बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहसिन खालिद और आज हम आपके साथ बूट कैंप सेशन 21 में और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं सर आमिर। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मोहसिन भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। आज मौसम कैसा है आमिर भाई आपकी तरफ? मौसम ठीक है, मतलब अच्छा, गर्मी आज तो है। हमारे यहाँ तो सुबह में बारिश हो रही थी थोड़ी सी हल्की ना। नहीं, आज यहाँ तो नहीं भाई। अच्छा, हमारी तरफ आज हो रही थी, मेरे ख्याल से सुबह 11-12 बजे के टाइम की बात है। उस लेट वक्त देखा नहीं आसमान। वही हो सकता है। क्योंकि मैं निकल रहा था तो और बारिश हो रही थी। अच्छा मौसम था। राइट। अच्छा, आज हमारे राइट। साथ बशीर भाई, आज उनको थोड़ा सा कुछ उनकी मीटिंग स्केड्यूल थी, वो आज हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो राइट। तो आज आज का टॉपिक हमारा है ग्राफक्यूएल। आज हमारा जी बिल्कुल इंशाल्लाह ग्राफक्यूएल आज हम देखेंगे कि भाई क्या होता है, किस तरीके से होता है और मतलब क्या ज़रूरत क्या पड़ी इससे पहले और अदर ऑप्शंस क्या थे। तो ये सारी चीज़ें आज थोड़ा सा देखेंगे, कुछ सवाल जवाब होंगे तो वो भी हम इसको इंशाल्लाह पूछने की कोशिश करेंगे। अगर के हमारे पास सवाल असल में लेट आते हैं थोड़े से, क्योंकि राइट। थोड़ा सा डिले होता है। हाँ, कुछ एक तो एक मिनट का आई थिंक थोड़ा सा गैप होता है हमारी बात और उनके कमेंट्स आने में। तो क्या ख्याल है, आज भी उसी रूटीन को जारी रखें जो पहले मैं नॉर्मली पिछले दो मेरे तीन ख्याल में क्लासेस शायद लेकर रहा हूँ आपने कि बहुत अच्छा ही, हाँ क्वेश्चन मेरे ख्याल से आंसर आपने बहुत अच्छा स्टेप क्वेश्चन लिया आंसर था। जो। उसी को कंटिन्यू करते हैं कि हाँ। थोड़ा सा शुरू का थोड़ा सा पार्ट Q&A सेशन, उसके बाद फिर अपना सारा काम। ऐसा ना हो कि सारा Q&A सेशन, या ऐसा ना हो कि सारा पढ़ाई। आज अब से लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि अब थोड़ा पार्ट इसको देंगे, थोड़ा सा पार्ट इसको देंगे। आज परफेक्ट। जो तो मुझे ठीक। हम्म। आज जो मुझे सबसे अच्छी बात नज़र आई, मैं ज़रा चेक करता हूँ। एक हमारा ही स्टूडेंट है बूट कैम्प का, मोहसिन अली सोमरो। मोहसिन अली सोमरो साहब हमारे साथ अगर हैं तो हमें प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। ये आमिर भाई, इनकी थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी इन्होंने खुद से ही पोस्ट करी है ग्रुप के अंदर। इन्होंने हमारा बूट कैम्प स्टार्ट किया और माशाल्लाह से इन्होंने आई थिंक फाइवर पे कुछ प्रोजेक्ट्स इन्होंने अचीव करे और माशाल्लाह ओह इन्होंने माशाल्लाह। थोड़ी बहुत अर्निंग भी शुरू करी है। तो दिस लिटरली मेड माय डे। कुछ जबरदस्त रिएक्ट यार। किया गुड इसकी गुड। डेवलपमेंट। तो मोहसिन अली सोमरो चले यानी साहब, अगर आप हो यानी हमारे हमारी साथ। हमारा सफर जो है ये कामयाब गया। इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह, देखिए नियत अच्छी हो तो अल्लाह ताला साथ देता है बिल्कुल। और हमारी दिल से ख्वाहिश है कि ये सक्सेस स्टोरीज हमारी बढ़ती चली जाए, क्योंकि देखें ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ही होती हैं जो हमें मिलती हैं हमारे इसका, जो इतने सारी हम मेहनत करते हैं सब मिल बांट के टीम वर्क में। यही हमें सिर्फ हासिल है इस चीज़ का कि आप लोग कुछ ना कुछ एक जगह पे कुछ ना कुछ बन जाए, कुछ ना कुछ आप स्टेबल हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर अस। परफेक्ट। चले, अगर कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के पास तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करना शुरू कीजिए ताकि मैं और मोहसिन उसे आंसर कर सकें और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकें। तो हम वेट करते हैं क्योंकि आवाज़ थोड़ी देर बाद पहुंचती है, थोड़ा सा डिले है, तो हम वेट कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस का। प्लीज टाइप इन जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, वो प्लीज लिखिए ताकि हम उसको रिस्पॉन्ड करके आपकी इश्यूज को रिजॉल्व करें और फिर हम आज के टॉपिक की तरफ जाएं, और ताकि सही हो कि जो पिछली क्लास का था या कोई भी ऐसा सवाल है, we may help you to solve your queries. अच्छा, सैफ अहमद कुरैशी साहब का एक पहले से ही मैसेज आया हुआ है। वो कहते हैं भाई कि प्लेलिस्ट जो हम मतलब हमारी जो होती है ये सेशंस की, इनको मेंटेन करना है। तो देखें ये तो ऑलरेडी मेंटेन है आपके सेशन वाइज और आपकी डेट वाइज। जिस टाइम पे जिस डेट पे आपके पास हुई भी होती है तो वो प्लेलिस्ट पे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। लेकिन वो उसको YouTube पे तो अवेलेबल है वैसे। हाँ, YouTube पे है अवेलेबल। बिल्कुल।
तो यूट्यूब की का मतलब इस वाली जो फेसबुक ग्रुप है इसमें स्कैटर्ड है हर चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट होती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी काम की चीज़ें होती हैं। लेकिन यूट्यूब पे आप करें, वहाँ पे आपको सारी की सारी ऑर्गेनाइज वे में आपको वो चीज़ मिल सिंपल जाएगी। है यार, गूगल करें बूट कैम्प 2020 उर्दू, पैना क्लाउड भी लिख लें साथ, आपको हमारा यूट्यूब का वो ग्रुप आ जाएगा, वहाँ जाइए और डेट वाइज जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। ओके, एक सवाल जो आया है कि सर लोकल पे सर्विस वर्कर सही कर रहा, ऑफलाइन कंटेंट शो भी हो रहा और इंस्टॉल का आइकॉन भी आ रहा है, लेकिन डिप्लॉयमेंट के बाद नेटलिफाई पर ऑफलाइन नहीं कर रहा। और वो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, शायद मौसम बताएगा, बट जो जो उसका यूआरएल पाथ है वो शायद आपको रजिस्टर करना होता है उस तरह, ऐसा कुछ है ऐसा ही मौसम। है। ऐसे ही है, मेरे ख्याल से लग रहा है कि शायद कि आपने जो बेल्ट वाली जो फाइल्स हैं, अच्छा आप एक काम डबल चेक कर सकते हैं अली रजा, आप उसको रिएक्ट की आपको बिल्ड करें, मेरे ख्याल से रिएक्ट की आप तो नहीं होगी, वो गेट्सबी की आप बात कर रहे हैं, तो उसको आप बिल्ड करें जैसे भी वो बिल्ड होती है। अच्छा वो मैं उसके अंदर डिस्कशन ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर हमारी गेट्सबी की तरफ निकल जाएगी। लेकिन मैं आपने सवाल पूछ लिया तो मैं ऐसे आपको जवाब भी दे दूं कि आप बिल्ड करें उसको लोकली, और लोकली पहले उसको देखिए कि वो कैश हो रही है कि नहीं हो रही। अगर लोकली वो कैश हो रही है तो फिर आपके पास नेटलिफाई पर भी हो जाएगी। फिर नेटलिफाई अगर लोकली ओके, चल रही है और नेटलिफाई पे नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं पाथ के कुछ इश्यूज है, कुछ स्टैटिक एब्सोल्यूट हाँ, पाथ आपने गलत पाथ दे का दी इशू है, कहीं ना कहीं पाथ का इशू है। है। राइट, एक सवाल, आर्टिफिशियल बैच 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यार ये सवाल तो education@tiaic.org पे भेजें तो उसका सही जवाब मिलेगा। क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक नहीं रखते हैं और मैनेजमेंट का डिसीजन वो वही जानते हैं, तो प्लीज़ उनसे रब्ता करने के लिए education@piaic.org पे रब्ता कीजिए। अच्छा मैंने कुछ आज र्यूमर से भी सुनी कि भाई खुदा ना खास्ता PIIC जो है अपना प्रोग्राम स्टॉप कर रहा है, इसलिए Q2 स्टार्ट नहीं हो रहा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए आप जब भी कौन सा कोई क्वार्टर नया टू? क्वार्टर, मतलब ये जो बैच 35 के ऑनवर्ड्स है, तो ये भी र्यूमर्स मुझे कोई ओके। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल फेक सारे र्यूमर्स हैं। असल में जब भी क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है आपका, तो उसकी कुछ अलग से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ उसकी कुछ अपनी सारी मैनेजमेंट चीज़ें होती हैं। फिर आपका कोर्स कंटेंट डेवलप वगैरह होता है, और इस कोर्स कंटेंट तो खैर हो ही जाता है, लेकिन इसके अलावा थोड़ी बहुत और स्केजुलिंग की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमेशा गैप देते हैं। लेकिन ये गैप आपका फालतू में नहीं होता, वो हमेशा वो जो गैप आपको मिलता है क्वार्टर का गैप, ये हर सारे क्वार्टर्स में होगा। आप 2 में 3 आप 2 कर लेंगे तो 3 के अंदर थोड़ा सा गैप आएगा, 3 कर लेंगे तो इंशाल्लाह 4 में जितने भी क्वार्टर्स होंगे थोड़ा सा गैप आता है। तो उस गैप में आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया जाता है। जिस तरह से मुझे AI का सही से नहीं पता है, लेकिन अगर आमिर भाई हम CNC की बात करें तो जैसे Q2 के अंदर हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और आई थिंक गेट, ये शायद प्रीरिक्विजिट्स हैं, वो आपको खुद से शायद करने पड़ेंगे, राइट? हम्म, तो बिल्कुल। वो आपको इस गैप में ये वाले काम आपको करने पड़ेंगे। जैसे क्वार्टर स्टार्ट होगा जल्द ही उसका टेस्ट होगा, तो बिला वजह र्यूमर्स वगैरह पे कुछ नहीं ध्यान दिया करें। अब तो सारे इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट्स भी खुलने ही वाले हैं, अब देखें आगे क्या मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि ऑफलाइन भी वैसे हमारा होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो ऑन साइट दोनों ही सेक्शन ही होते हैं। तो देखिए अब इंशाल्लाह क्या जल्द डिसीजन होता है, लेकिन ये याद रखिएगा ये आपका सेमेस्टर ब्रेक है, नथिंग मच मोर अबाउट इट। अच्छा जी, एक कमेंट हाईलाइट हुआ हुआ है सर, एक फायरबेस का सेट एप्लीकेशन है, उसे PWA बनाने का प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई भी आपकी वेब एप्लीकेशन है तो उसको आप प्ले स्टोर पे आप गूगल जो है वो अलाउ करता है, उसकी जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर। हमारी जो बूट कैम्प का जो
जो गिटहब पेज है इसके अंदर भी आपको इंशाल्लाह ये चीज़ मिल जाएगी। आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं देखी थी इसी ग्रुप के अंदर, इसी पेज के फाइल के अंदर। तो आप PWA को भी उस तरीके से भी आप कर सकते हो, उसकी बहुत बड़ी एक कॉन्फ़िगरेशन है। बिल्कुल। एचएम साहब, थैंक्स गॉड भाई, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, रीमर्स हैं। अच्छा जी सर, ग्राफक्यूएल क्या है और कौन कौन सी है, आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, ग्राफक्यूएल स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम और स्टोरी सुनेंगे कि भाई ग्राफक्यूएल तो बहुत नई चीज़ है, इससे पहले क्या होता था, क्या चीज़ होती है। इसको भी जब अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो आमिर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमें रेस्ट वगैरह का कुछ बताएं। इसके बिल्कुल। अलावा इस्माम अली, राइट, आई प्रोनाउंस इट करेक्टली। अच्छा, वीडियो बिल्कुल भी कोई भी डिलीट नहीं होती है फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट, जो हमने 20 आज 21st सेशन है बूट कैम्प का। जब पहला सेशन था, जब से लेके आज तक की इंशाल्लाह सारी की सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे और फेसबुक दोनों पे रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। ये लाइव सेशन ये रिकॉर्डेड होता है और ये बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता। अगर भाई इतने क्वेश्चंस का वेट करते हैं तो अगर आप हमें थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं कि भाई ये APIs वगैरह, रेस्ट APIs, इससे पहले gRPC कि हम कनेक्शन कम्युनिकेशन किस तरीके से बनाते हैं, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। राइट। ओके। होता क्या है कि हम जो वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं वो कहलाती है क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। क्लाइंट कौन है? आप या आपका यूजर। अगर आपकी वेबसाइट है तो जो यूज करने वाला है उस वेबसाइट को जिस वक्त जो यूज कर रहा है उसको हम कहते हैं क्लाइंट। यानी आपका सिस्टम नहीं होगा, अपोजिट साइड वाला जो उसको ब्राउज कर रहा है, जो उस पर गया है। जैसे मिसाल है कि आप google.com लिखते हैं तो google.com के लिए आप क्लाइंट हो गए, आपका सिस्टम क्लाइंट साइड हो गया। क्लाइंट साइड क्या करता है कि किसी भी काम के लिए रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है और मुझे ये डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लेट्स से फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक पे जैसे ही आप पेज लोड करते हैं तो बैकग्राउंड से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे कि इस लॉगिन आईडी के अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन यानी फीड्स की है या पोस्ट की इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाए। वो इन्फॉर्मेशन सर्वर भेजता है। उसके लिए सबसे बेस्ट जो आज तक बहुत ज़्यादा फेमस है, जो यूज़ होता है, वो है रेस्ट एपीआई, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ऑफ, जो आपकी एपीआईज कहलाती हैं। वो एपीआईज का काम क्या है? आपकी एक रिक्वेस्ट को लेके जाना सर्वर साइड पे, सर्वर उस रिक्वेस्ट को जज करेगा कि रिक्वेस्ट है क्या, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कुछ परफॉर्मेंस करेगा वो। फॉर एग्जांपल, उसमें उस रिक्वेस्ट में काम था कि डेटाबेस से डेटा लेके आओ। अब वो जो हमारा बीच का एक सर्वर है, वो सर्वर मिडलमैन का काम करेगा, क्लाइंट की रिक्वेस्ट सुनेगा और डेटाबेस को कहेगा कि यार इस बेस पे ये डेटा मुझे दो। डेटाबेस एक डेटा देगा, फिर जो हमने एक स्ट्रक्चर फिक्स किया होगा सर्वर पे, वही स्ट्रक्चर का डेटा हमें वापस क्लाइंट साइड पे मिल जाएगा और उसके बेस पे हम सारा डिस्प्ले करा देंगे डेटा जो भी हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। दिस इज कॉल्ड अ क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन, मतलब क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की मिसाल है कि अगर हमें कोई डेटाबेस से काम है तो ज़ाहिर हमने सर्वर तक जाना है। सर्वर पे हमने एक फिक्स स्ट्रक्चर किया हुआ है जो डेटा हमें वापस मिलेगा। ये तो था रेस्ट एपीआई, जो हम इसको कहते थे रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, कि हमने एक स्टेट फिक्स कर दी है, वो हम ट्रांसफर करेंगे कि भाई अब ये स्टेट में ये डेटा आ गया है और आप ये चीज़ लेके जाएं। अच्छा, ये तो था रेस्ट एपीआई जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। सिर्फ डेटा मंगाना है तो गेट एपीआईज हम कॉल करते थे। अगर हमें डेटा सेव कराना है तो पोस्ट और पुट की हम एपीआई कॉल करते थे। डिलीट का एक ऑप्शन होता है कि डिलीट स्टेट वाली अगर हम एपीआई कॉल करते हैं तो हम नॉर्मली किसी भी डेटा को डिलीट कराने के लिए यूज करते थे। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरीके होते थे
जो मिसाल है कि हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन जब सीखी थी तो फेच की एक एपीआई कॉल करते थे, तो टेक्निकली वो एपीआई अगर कहीं डेटाबेस से डेटा ला रही है तो बीच में एक सर्वर है जिसको वो लिसन कर रहा है एपीआईज को। वो एपीआई जैसे आपने उसको भेजी, हमने आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, फॉर एग्जांपल शू का किया है या कोविड-19 का किया था, तो एक सर्वर पे गया कोविड-19 में किसी एक कंट्री के हिसाब से उसने डेटा रिक्वेस्ट की, मिसाल आपने कहा था पाकिस्तान का डेटा लेके आओ, तो उस सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, वहां पे से पाकिस्तान का डेटा डेटाबेस से मंगवाया गया और फिर आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में वापस, यानी ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के वापस भेजा गया। तो दिस वाज अ रेस्ट एपीआई। उसके बाद हमारे पास आया ग्राफ क्यूएल। ग्राफ क्यूएल क्या था कि समझ लीजिए कि एक एडवांस फॉर्म हो गई, उसका ऑल्टरनेट आ गया रेस्ट एपीआईज का। उस पे क्या फायदा था हमें कि हम, ये भी वही एक रिक्वेस्ट लेके जाने वाला मीडियम है कि आप क्लाइंट साइड से सर्वर पे एक रिक्वेस्ट करते हैं, तो पहले आप रेस्ट एपीआई से करते थे, अब रेस्ट एपीआई भी यूज होती है, ऐसा नहीं होती है, बट ग्राफ क्यूएल भी ज्यादा यूज होता है। ग्राफ क्यूएल का फायदा ये था कि आपके पास डेटाबेस से जब डेटा सर्वर मंगाता है तो समझ लीजिए सारा डेटा मंगा लेता है। उसमें से क्लाइंट के पास ऑप्शन होता है कि कौन सा डेटा उसे मंगाना है। यानी रेस्ट एपीआई में यह होता था कि अगर हमें मिसाल है ए बी सी 3 चीजें चाहिए, तो हमने एक एंड पॉइंट बना लिया, वो ए बी सी 3 चीजें हमें रिटर्न करेगा। बट जरूरत ऐसी पड़ी किसी जगह पे कि हमें ए बी सी डी ई एफ चाहिए, अब उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता इसके अलावा कि आप एक मजीद एंड पॉइंट बनाएं जिसमें आपने फिक्स कर दिया कि अब ये ए बी सी डी ई एफ सारी चीजें, ये 6 चीजें आपको रिटर्न करेगा। ग्राफ क्यूएल का ये फायदा है कि उसके पास ए टू जी सब है, आपकी मर्जी है, आप ए मंगाएं, बी मंगाएं, सी ना मंगाएं, डी मंगा लें, एफ मंगा लें, जी मंगा लें, बाकी कुछ ना मंगाएं, वाई एक्स वाई जेड मंगा लें। तो वो आपके पास क्लाइंट साइड के पास लिबर्टी आ गई कि अब वो जो रिक्वेस्ट करेगा वो रिक्वेस्ट उतनी ही आपको सर्वर फुलफिल कर देगा। उसमें से अगर आपको आज ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, तो भी एक ही एंड पॉइंट है, और उसके अलावा भी अगर डेटा चाहिए, चूंकि उस सर्वर के पास सारा डेटा है, वो आपको लिबर्टी दे रहा है कि आप उसमें से पॉइंट्स को चेंज करें और अपने हिसाब से डेटा मंगा लें। तो वो आपके पास आसानी से सारा डेटा जो आपको चाहिए, जिस फॉर्मेट, जिस फील्ड्स के साथ चाहिए, वो डेटा आपको देता है। तो मोहसिन भाई, दिस इज अ स्मॉल स्टोरी अबाउट ग्राफ क्यूएल। अगर कहीं कोई चीज़ मिस किया है तो प्लीज ऐड कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने बहुत डिटेल में चीज़ बता दी कि भाई एपीआई सवाल तो होती क्या है, और ऊपर से तो सारे के सारे ही तकरीबन बैकएंड लैंग्वेजेस इस वक्त जो है वो सपोर्ट करती हैं आपकी जो रेस्ट एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन है। असल में ग्राफक्यूएल की बात को लेके आगे चलते हैं। ग्राफक्यूएल में जिस तरीके से आपने बताया कि भाई हमें डायनेमिक डेटा चाहिए, तो इसका डायनेमिक डेटा, अब रेस्ट एपीआई में क्या होता था कि आपने जो भी जेसन रखा वो आपको हमेशा हमेशा आपको मिल जाएगा। ग्राफक्यूएल में आपने पूरा उसको डायनामिक कर दिया। अभी हम करके देखेंगे इसको किस तरीके से आप डायनामिक डेटा आप चीज़ में ले आता। अच्छा, डायनामिक में क्यों बात कर रहा हूँ कि जब मर्जी आपकी, जब दिल चाहे कि आप डेस्कटॉप से वही एपीआई यूज़ करें डेस्कटॉप के लिए, वही एपीआई यूज़ करें अपने टैबलेट के लिए, वही चीज़ यूज़ करें अपना मोबाइल के अंदर। क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास जो यूटिलाइजेशन होती है आपकी जो रिसोर्सेज की, वो कोई इतने ज़्यादा मायने नहीं रखती। उसमें हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर होती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा रिडंडेंट डेटा भी अब खुद से मंगवा लें, तैयार हो सकता है बाद में हमारे पास काम जो है वो चल सके। लेकिन अब ग्राफक्यूएल में क्या है कि जब हमारे पास लो पावर कंजम्पशन डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल अब तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत पावरफुल हो गए, लेकिन अभी भी कुछ लो कॉन्फ़िगर्ड हैं। तो अब उनके लिए हमारे पास किस तरीके से मेमोरी कंज्यूम इस तरीके से ना, अक्सर आप लोगों ने कभी अक्सर देखा भी होगा कि आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन, अब तो फेसबुक के साथ बहुत कम होता है, वरना पहले बहुत ज़्यादा होता था कि आपने जैसे ही मोबाइल खोला, उसका एप्लीकेशन खोली, कुछ भी आपने काम किया, स्क्रॉल ज़्यादा किया, तो एकदम से क्रैश होती थी। तो अगर आपका एंड्रॉयड है तो लिखा होता था एप्लीकेशन फेसबुक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, डू यू वांट टू वेट और क्लोज, इस किस्म का कुछ आता था। ये फेसबुक की मैं बात नहीं कर रहा, आप कोई बहुत से डिफरेंट में एरर्स आते थे।
अभी भी आप अगर डिफरेंट कोई थर्ड पार्टी कुछ डेवलपर्स के आप कुछ उठाएं, या iOS के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर तो मैसेज भी नहीं आता, वो डायरेक्ट ऐप क्लोज हो जाती है। ये जो अब्रप्ट जो है, अब्रप्टली जो ऐप क्लोज होती है, ये डायरेक्टली क्रैश करती है। इसका काफ़ी ज़्यादा जो रीज़न होता है, कभी कभी अक्सर इस तरह से भी होता है कि वो मेमोरी को ओवरबर्डन हो जाती है। अगर आपके प्रोग्रामेटिकल इश्यूज हैं तो वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी आपका रिसोर्सेज की एलोकेशन उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो उसकी वजह से भी आपकी एप्लीकेशन हैंग कर जाती है, आपका मोबाइल डिवाइस जो है वो हैंग हो जाता है। तो अब इस कामों से बचने के लिए कि भाई एक ही चीज़ है, किस तरीके से हम इसको डायनेमिक कर सकें कि आपका क्लाइंट साइट और आपका सर्वर साइट, इसको किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करवा सकें। तो अब जिस तरीके से एक क्वेश्चन भी है हमारे पास कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल एंड पॉइंट। इसका मतलब ये है कि आपका सर्वर एक ही चीज़ है। अगर हम फेसबुक की ही बात करें तो सर्वर आपका एक ही जगह पर एक ही चीज़ रखी हुई है, वहीं पे आपके सारे एपीआईज और बहुत सारे उनका डेटाबेसेस भी वहीं से सारा कनेक्शन हुआ है, जो भी वो काम कर रहे हैं वो हो रहा होगा वहाँ पे। लेकिन आप मोबाइल से भी आप एक्सेस कर सक रहे हैं, आप डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सक रहे हैं, आप अपना टैबलेट से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं फेसबुक के एप्लीकेशन को। अब डेटा सेंटर एक ही है। अब इस तरीके से मैनेज करना बहुत ज़्यादा फजूल काम होगा कि आप हर चीज़ की एपीआईज अलग बनाएं, कि भाई मोबाइल की अलग एपीआईज बनाएं, डेस्कटॉप की अलग बनाएं, किसी और बिल्कुल ही लो कॉन्फ़िगर चीज़ की बिल्कुल अलग एपीआई बनाएं, और सुपर कंप्यूटेशनल चीज़ है उसकी अलग बनाएं। डजंट मेक एनी सेंस। तो कुछ ना कुछ आप और इसके अलावा मोहसिन ये भी है ना कि मिसाल है कि आपको एक एंड पॉइंट ऐसा है कि मिसाल है कि आप जब लॉगिन करते हैं तो आपका सिर्फ नाम और ईमेल एड्रेस आ रहा है, तो आपने एक ऐसा एंड पॉइंट बनाया जो दो चीज़ें रिटर्न करेगा, क्योंकि हर वक्त हर डेटा आप रिटर्न नहीं कराते, बड़ा डेटा रिटर्न नहीं कराते। उसके अलावा एक एंड पॉइंट ऐसा है कि जब आप यूज़र की प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो उसकी पूरी व्यू करता है, पूरा डिटेल आता है। प्रोफाइल। इसके अलावा कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको उसका नाम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। अब डेटा एक ही है, 10 फील्ड्स हैं उसमें, लेट से आपका बायो डेटा है, उसमें से अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें नहीं चाहिए। और वही सारा मसला हमारा ये है कि हम मल्टीपल एंड पॉइंट्स फिर बनाते हैं कि जिस फॉर्मेट में जितना डेटा चाहिए उसके लिए हर एक फॉर्मेट, हर एक डेटा चंक के लिए एक एंड पॉइंट। नाम और ईमेल का कॉम्बिनेशन एक एंड पॉइंट, नाम का सिर्फ एक एंड पॉइंट, सारे डेटा का एंड पॉइंट एक एंड पॉइंट। और ग्राफ क्यूएल हमारा यही मसला सॉल्व करता है कि एक ही एंड पॉइंट है, आपकी चॉइस है कि आप एक चीज मंगाओ, 4 चीज मंगाओ, 10 चीज मंगाओ और आपका काम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरीके से हमने आप ये चीज़ मेंटेन करनी है। ग्राफक्यूएल एक अदर क्यूरी लैंग्वेज है कि आप अपने क्लाइंट से, सर्वर से क्यूरी करेंगे कि भाई या तो डेटा लेके आ जाओ, या तो फिर कुछ आया तब डिलीट कर दो। एपीआईज में किस तरीके से होता था, हमारे पास मेनली दो टाइप्स की एपीआईज होती थी। पहले तो दो और किस्म की भी होती हैं, पुट और डिलीट की भी, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली जो होती थी वो गेट और पोस्ट होती है। गेट किस लिए होती है कि आप कोई भी डेटा आपको रिट्रीव करना है, भाई स्टूडेंट्स का डेटा लेके आ जाओ, क्लासेस कितनी है उसका डेटा लेके आ जाओ, ये डिटेल्स हैं इसके डेटा लेके आ जाओ, ये सारे जो भी गैदरिंग डेटा गैदरिंग की जो भी रिक्वेस्ट है, ये हम रिक्वेस्ट करते हैं गेट के मेथड से। कोई भी चीज़, अच्छा, अब ग्राफक्यूएल के अंदर जो गेट वाली चीज़ है वो होगी हमारे पास अब क्यूरी। ठीक है, क्यूरी क्या होगा कि हम उससे क्यूरी करेंगे भाई ये चीज़ लेके आ जाओ, सारे के सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ जाओ, या सारे के सारे यूजर्स का डेटा लेके आ जाओ, या फिर सारे के सारे जो कोई रियल एस्टेट है तो सारे के सारे जितने भी रेंट्स वगैरह की चीज़ें हैं उन सब की हाउस की सारी डिटेल्स है, जो भी एक्स वाई सी। तो जो काम गेट वाले से कर देते हैं वो यहाँ पर हम करेंगे क्यूरी का एक पैरामीटर है। और एपीआई के अंदर जब हमें अपडेट या फिर डिलीट कराना होता था तो हम नॉर्मली इसको यूज़ करते थे पोस्ट की एपीआई से। पोस्ट की एपीआई हमारे पास ये सारी चीज़ें उठाकर यहाँ पर वो अपडेट या फिर डिलीशन भी आप इससे कर सकते हैं। अब इसका ऑल्टरनेट ग्राफक्यूएल में क्या है, इसका सोल्यूशन, इसका वर्किंग स्टाइल ये है कि भाई आप इसके अंदर म्यूटेशंस बनाएंगे, क्यूरी करेंगे सारा डेटा गेट करने के लिए, म्यूटेशंस आप बनाएंगे, कुछ भी चीज़ अपडेट
या फिर ऐड करने के लिए। ये चीज़ आप अपना से याद रखिएगा कि ये 2 काम हम इसमें से किस तरीके से करेंगे। अ- बहुत बहुत सिंपल है उसको याद करना। मतलब मिसाल है कि अगर आपको कोई चीज इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप क्वेरी करते हैं कि यार मुझे क्वेरी है, मुझे मेरी क्वेरी सॉल्व करो। जब भी आपको कोई चीज चेंज करनी होती है, चेंज किस किस तरीके से होता है? हो सकता है ऐड हो। अगर ऐड किया है तो आपने रिकॉर्ड सेट में चेंज किया। किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में अपडेट करना है तो आपने भी चेंज किया। डिलीट करना है किसी रिकॉर्ड को या कोई चीज को इन्फॉर्मेशन, तो भी आपने चेंज किया। तो वो सारी चीजें चेंज हम म्यूटेट करना कहते हैं कि भाई म्यूटेशन है। तो दो ही किस्म की चीजें होती हैं, एक क्वेरी करना और एक म्यूटेशन करना। तो बहुत आसान है उसको याद रखना, जैसे मौसम ने बताया। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, ये सारे के सारे लिंक्स जो हैं आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। वैसे हमारी ये ख्वाहिश होती है कि भाई इसको बजाय इसके कि एक एक लिंक खोल के हम उसको डीप स्टडी करें। ये हम थोड़ा सा अपने खुद से ही अपने बस वो कहते हैं ना, वो मुंह ज़बानी सुना देते हैं, तो वही कुछ सुना देते हैं। लेकिन हम जो सुनाते हैं वो सिंपल बस एक सेंट्रल आइडिया ही होता है। बेहतर होगा कि आप ये जो सारे लिंक्स हैं इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से पढ़ें। ये आपको सारे के सारे इस जो गिटहब खान क्लाउड डॉट गिटहब डॉट आईओ का जो पेज है बोट कैंप का, वहाँ पर ये चीज़ आपको सारी की सारी मिल जाएगी कि भाई ये किस तरीके से होगा, पोस्ट वगैरह क्यूरी और म्यूटेशन और डेप्थ डिटेल में कि ये किस तरीके से काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा चीज़ आपके पास कुछ होम असाइनमेंट के तौर पे छोड़ देते हैं कि आप इसको थियोरेटिकल वर्क थोड़ा सा स्टडी करें कि और इसका डेप्थ डिटेल है, उसका क्या फ़ायदा है और क्यों आया ग्राफक्यूएल। अच्छा, ग्राफक्यूएल की एक अगर मुझे याद रहा तो मैं एक अदद वीडियो एक इंस्टॉल करूँगा आपके पास, फेसबुक ग्रुप पे आपके पास एक पोस्ट करूँगा। उसमें ये जो ग्राफक्यूएल की क्यूरी है ना, ये असल में फेसबुक के डेवलपर्स ने जो है बनाई थी कि किस तरीके से आप अपने इस चीज़ को सारा डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको अगर ये तो हम खाली एपीआई की बात करें, अगर आपने वेब सॉकेट्स पे अगर आप किसी ने काम किया हो या किसी भी किस्म के सॉकेट्स पे आपने काम किया हो रियल टाइम डेटा बनाने के लिए, तो ग्राफक्यूएल इवन के ये चीज़ भी आपको सब्सक्रिप्शंस के मेथड्स के तौर पे आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है। अब रियल टाइम क्या चीज़ होती है? अब जिस तरह ये स्ट्रीम यार्ड है, मैं यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज कर रहा हूँ, या व्हाट्सएप है, आपको मैंने यहाँ से कुछ भी मैसेज किया और सर आमिर के पास वो पॉपअप हो गया और एकदम से मैसेज आया और उन्होंने फिर रीड किया, फिर उन्होंने रिप्लाई किया, मेरे पास आ गया। ये रियल टाइम कन्वर्सेशन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैसेज किया और सर आमिर जो है बैठ के बस मोबाइल को रिफ्रेश करते रहेंगे, यार मैसेज आया कि नहीं आया, जब बंद करके खोलते रहेंगे तो ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रियल टाइम आएगा, मैं सेंड करूँगा वो फ़ौरन ही उनको मिलेगा। तो ये चीज़ रियल टाइम एप्लीकेशन कहलाती है। ये चीज़ भी आपके पास ग्राफक्यूएल लेकर आती है। ये चीज़ भी आप इसको आप कह सकते हैं। तो इसकी जो जर्नी है कि किस तरीके से बना, क्या क्या इनको मुश्किलें आ रही थी और किस तरीके से उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा डिटेल उनकी एक है। मैं बिल्कुल मेरे जहन से अभी अभी याद आया, वरना मैं आपके साथ शेयर अभी ये पहले कर देता। तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वो जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने उसको अडॉप्ट कर लिया। ट्विटर ने कर लिया, एयरबीएनबी ने कर लिया, उबर ने कर लिया, बहुत सारी कंपनीज ने इस चीज़ को, और उनके डेवलपर्स भी, कई ओपन सोर्स है, और उनके डेवलपर्स ने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े कंपनीज के डेवलपर्स के नाम है जो कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास अब तक आई, और ये स्टिल इन डेवलपमेंट। और हमेशा नेक्स्ट वर्जन हमेशा इसका अपडेट होता रहता है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और इवन के फेसबुक अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ यूज़ कर रहा है। तो जो चीज़ फेसबुक यूज़ ऑलरेडी कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसकी स्टेबिलिटी पे शक करना मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि वो कभी भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जो कि अनस्टेबल हो। इवन इसके कि गिटहब भी अपने पास कुछ ग्राफक्यूएल की एपीआईज प्रोवाइड करता है कि आप गिटहब का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज है जो कि अपने पास अब जो रेसिपियास अगर आपने बात करी थी, हमने बहुत पहले देखा था जब हम प्रोमिसेस वगैरह पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से कुछ, हाँ प्रोमिसेस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने गिटहब की कुछ डेवलपर एपीआईज पढ़ी थी कि हमारी सारी की सारी रिपोजिटरीज को लेके आ रहा था, हमारा डेटा लेके आ रहा था। तो वो तो हम एपीआई रेस्ट पे हमने कॉल की थी। वही चीज़ गिटहब ग्राफक्यूएल के क्यूरीज के तौर पे भी आपको प्रोवाइड करता है। तो
इट्स ऑल वर्किंग और बहुत मज़ेदार चीज़ है। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन एक दफ़ा आपने सिर्फ एक अपने हाथ से कोई क्यूरी बना ली, बाकी तो सारा आपने सिर्फ उठा उठा के कॉपी पेस्ट करना है। बिलीव में सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है अगर आपने एक एपीआई बना ली बस। लेकिन जो एक एपीआई बनानी है वो आपने सही तरीके से बनानी है। अच्छा जी, कि मैंने जो है यहाँ पर लिंक सेंड कर दिया आपको। अभी एक काम करते हैं कि आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय स्क्रीन। तो मेरे पास एक अदद क्लाइंट ऐप है जो कि एक सिंपल प्लेन रिएक्ट एप्लीकेशन है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। और एक और फोल्डर मैंने बनाया है सर्वर ऐप के नाम से। अच्छा, ये बना किस तरीके से है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले सर्वर बनाते हैं ग्राफक्यूएल का, उसके बाद क्लाइंट बनाता है। उसके लिए आपको करना ये है कि ये सारे बंद करते हैं, यहाँ पर आए अपोलो बेसिक्स के अंदर। और ये जो अपोलो की जो लाइब्रेरी है, ग्राफक्यूएल एक बेसिक है, लेकिन अपोलो भी इसका क्लाइंट है जिस तरीके से इस चीज़ को मेंटेन करता है, इस चीज़ को वो आगे लेके चलता है। और अपोलो ही लाइब्रेरी अपने पास सर्वर भी मेंटेन करती है और रिएक्ट भी मेंटेन करती है। बेसिकली तो हम ग्राफक्यूएल यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी ग्राफक्यूएल की जो सपोर्ट कर सकता है रिएक्ट के साथ, वो हम अपोलो इस वक्त यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक अदद अपोलो सर्वर बनाते हैं ताकि हमारे पास एक Node.js की एप्लीकेशन बन जाए और वो अपने पास इंस्टॉल हो जाए। तो उसके लिए करना है आपको यहाँ गेट स्टार्टेड में जाना है, और गेट स्टार्टेड में जाके सिंपल एक अदद फोल्डर बनाना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया। सर्वर ऐप के नाम से मैंने बना दिया, ये कुछ और नाम से बना रहे हैं। और उसके बाद कमांड लाइन में आपने लिख देना है npm init डैश हाइफन हाइफन यस। जो है ना, वो आपसे जो सवाल जवाब पूछता है वो नहीं पूछेगा, बस फोल्डर के नाम से आपका एक प्लेन प्रोजेक्ट बना देगा। ये आप जैसे ही बना लेंगे तो आपके पास एक अदद पैकेज जेसन फाइल बन जाती है इस तरह की। ठीक है, ये डिपेंडेंसीज मैंने अभी बाद में इंस्टॉल की है। और ये डिपेंडेंसीज कैसे इंस्टॉल होंगी, एक दफ़ा आपने बना लिया और उसके बाद आप ये चीज़ कमांड चलाएंगे npm इंस्टॉल अपोलो सर्वर स्पेस ग्राफक्यूएल, यानी कि दो अदर डिपेंडेंसीज है, एक अपोलो सर्वर की एक अपोलो सर्वर की और एक ग्राफक्यूएल की, बस नथिंग मच सीरियस। तो ये दो चीज़ें आप जैसे ही बनाएंगे, तो मैंने इंस्टॉलेशन पहले से करके रख ली क्योंकि इंस्टॉलेशन में आपको पता टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ हमारे पास अच्छा, मैं इस चीज़ को क्लाइंट वाली एप्लीकेशन को बंद करता हूँ, अभी सिर्फ सर्वर को खोलता हूँ। एक अदद आपने फाइल बनानी है index.js, बिल्कुल प्लेन फाइल है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है, कहाँ बताया हुआ है कि भाई index.js फाइल बना लो। इंडेक्स फाइल के अंदर आपने सबसे पहले काम ये करना है, इस चीज़ को कॉपी करना। पहले मैं सारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें इस चीज़ में चाहिए। फिर इन्होंने कहा सबसे पहले तो कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ आपको, जो क्यूरी बनानी है, आपको जो भी आपको सर्वर से क्यूरी आपको चाहिए होगी, तो वो चीज़ आप इसको यहाँ पर बताओ। तो ये कमेंट्स है, ये मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। ये प्लेन एक अदद ग्राफक्यूएल का एक हमने एक स्ट्रिंग एक मेथड कॉल किया, उसके अंदर आपने टाइप्स डिफाइन करनी है कि भाई एक अदद, जिस तरह की टाइपस्क्रिप्ट से हम टाइप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई टाइप्स क्या होता है। तो एक अदद हमने बुक की टाइप बनाई जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक टाइटल की, एक ऑथर की। चलो एक काम करते हैं, इसको ज़रा चेंज करते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा चेंज भी हो जाए। मुझे नहीं पता कि आखिरी वक्त में हम बना पाएंगे इसको कि नहीं बना पाएंगे। स्टूडेंट्स के नाम से हम एक बनाते हैं, भाई स्टूडेंट के नाम से एक होगी हमारे पास। और स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, भाई नेम होगा, नेम होगा हमारे पास जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। ईमेल होगा जिसकी टाइप भी अभी फॉर नाउ स्ट्रिंग ही होगी। एज होगी जिसकी टाइप
या इंटीजर होगी? आई थिंक इंटीजर इज अ गुड टाइप। यस, और इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स की क्यूरी के, भाई जब भी हम स्टूडेंट्स को क्यूरी करें तो हमारे पास एक अदद एरे रिटर्न हो, और एरे रिटर्न हो उसकी टाइप क्या होगी, वो इटसेल्फ अपने अंदर स्टूडेंट को रिटर्न करो, यानी कि स्टूडेंट्स की एरे होगी जब भी हम स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे। तो ये चीज हमने अपना प्लेन एक अदद स्कीमा हमने बना लिया। तो ये स्कीमा बनने के बाद फिर इसके अंदर कि भाई अब एक्चुअल डेटा क्या होगा हमारे पास। तो एक्चुअल डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, या फिर हम इसको एक अदद जेसन फाइल के अंदर भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स डॉट जेसन, और ये होगा एक अदद एरे, और एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें रखी है भाई, नेम, ईमेल और एज। नेम, नेम फॉर एग्जांपल और क्या होगा भाई, एज। एज लेट्स सपोज 21, और इसी चीज़ को हम ज़रा डुप्लीकेट कर देते हैं। अली हुसैन और हमें, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल प्लेन सी एक अदद जिससे हमने बना लिया। अब इस चीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं यार, बल्कि इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट इसको वैसे ही कर लेते हैं। चलो इसको सिंपल लगता है, बल्कि इंपोर्ट वगैरह छोड़े अभी, थोड़ा सा सिंपल लगता है, बल्कि डायरेक्ट किसी फाइल के अंदर लेके आते हैं। वैसे तो इंपोर्ट करना ज़्यादा अच्छा होता, चलो छोड़े। इंपोर्ट वाला हम जब ये हो जाएगा तो इसको बाद में हम इंपोर्ट पे भी ले जाएंगे। तो प्लेन ये एक अदद बना लिया, एक अदद जेसन जो कि स्टूडेंट्स का डेटा होगा। अब हमने डेटा भी रख लिया जो कि ये डेटा होगा, हमने स्कीमा भी डिफाइन कर लिया जो कि ये एक अदद स्टूडेंट का स्कीमा होगा। फिर इसके बाद हमें एक अदद लगाना है रिजॉल्वर, कि भाई जब भी क्यूरी हो तो क्यूरी के अगेंस्ट में रिजॉल्वर कौन सा चले। ठीक है, जब भी क्वेरी हो तो इस क्वेरी के अगेंस्ट में रिजॉल्वर चलेगा भाई कौन सा, तो भाई ये वाला रिजॉल्वर चले, कि जब भी क्वेरी आए क्लाइंट से कि भाई स्टूडेंट्स, तो फिर आप ये वाला स्टूडेंट्स की एरे को रिटर्न कर दो। ठीक है, यानी कि इस क्वेरी के अगेंस्ट में जब भी कोई होगा तो इसी नाम की आपने एक अदद रिजॉल्वर आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब हमने स्कीमा भी बना दिया, हमने रिजॉल्वर भी बना दिया। अब ये दोनों चीजें हमें अपने अपोलो ग्राफ को बतानी पड़ेंगी, तो उसके लिए हमें ये चीज यहाँ पर बताना पड़ेगा। ये जो इंपोर्ट है ये इसको हम ऊपर ले जाते हैं, सॉरी ये तो इंपोर्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये अपोलो सर्वर तो हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। इसके अंदर हमने टाइप्स को भी बता दिया जो कि स्कीमा है हमारा, और रिजॉल्वर फंक्शन भी दे दिया। इसका काम क्या है कि इस क्यूरी के अगेंस्ट में जब भी कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट आए तो इसी नाम का रिजॉल्वर हमारे पास चल रहा है, और इस रिजॉल्वर के अंदर क्योंकि एक कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर जो भी काम करना चाहे वो हम कर देंगे, लेकिन हमने यहाँ पर रिटर्न क्या कर दिया भाई, ये वाले स्टूडेंट के एरे यहाँ पर रिटर्न हो जाए, दैट्स इट।
अब ये चलेगा भाई किस तरीके से? अब इतना सारा काम तो हमने कर लिया। जेसन फाइल को उठाते हैं। ये चलेगा इस तरीके से भाई कि नोट इंडेक्स स्ट्रक्चर्स, सिंपल सी चीज। तो आप देखेंगे कि ये एक अदद इस यूआरएल के ऊपर चल गया। हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे, इसको यहाँ पर आप लिखें तो एक अदद ये प्लेग्राउंड पे चला देगा। ठीक है। अच्छा, मेरे पास क्योंकि ये पहले से मैं कुछ काम कर रहा था तो इसलिए आ रहा है। हमने बनाई थी भाई स्टूडेंट्स की एक अदद चीज। स्टूडेंट क्यूरी करे और वो रिटर्न क्या कर रहा है? वो रिटर्न कर रहा है भाई, आप ऑल्टर स्पेस करें तो आपके पास ये सजेशन है भाई आपको नेम चाहिए, बस मुझे सिर्फ नेम चाहिए, मैं उसको रिटर्न करता हूँ। तो देखिए मेरे पास ही यहाँ पर इस क्यूरी ने सिर्फ और सिर्फ नेम रिटर्न कर दिया। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर भाई एज पे रिटर्न हो तो एज पे रिटर्न हो चाहिए। और दूसरा था ईमेल, ईमेल करना चाहूँ ईमेल भी हो चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी आईडी को, अपने डेटा को डायनामिक आप अपने तौर पे इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है हम आईडी दे देते हैं ताकि जो हमारे पास ये चीज़ है ये अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाए। आईडी जो हो गया जी 1, आईडी 2 और आईडी 3। अच्छा, अब हमने स्कीमा में चेंज किया, यानी कि अब हमें इसकी टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर आप एक आईडी है तो आईडी भी दे देता है भाई। आईडी जो है वो इंटीजर। अब मैं यहाँ पर इसको आईडी दूंगा। अच्छा, क्योंकि ये रियल टाइम नहीं होता तो इसलिए आपको नोडमॉन का एक अदद मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, या तो ये चीज़ दोबारा से चलानी पड़ेगी, रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपके पास आईडी भी आ गई, नेम भी आ गया, एज भी आ गया और आईडी भी आ गया। तो प्लेन ये चीज़ हमारे पास सिंपलेस्ट तरीन ग्राफक्यूएल का एक अदद सैंपल बन चुका है। आमिर भाई, यहाँ तक कोई मसला? इस चीज़ को मैं इतना कमिट करता हूँ, फिर हम क्लाइंट की तरफ चलते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बस इसमें एक चीज याद और रखने वाली है कि जब आप उसकी टाइप डिफाइन कर रहे होते हो, स्ट्रिंग या इंटीजर या बुलियन, तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है। स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा। ग्राफक्यूएल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे नंबर, जावास्क्रिप्ट में हम नॉर्मली टाइपस्क्रिप्ट पे जब काम करते थे तो हम नंबर लिखते थे अगर कोई भी नंबर टाइप की होती थी। तो यहाँ पे हम इंट लिखते हैं इंटीजर के लिए, तो इंटीजर लिखेंगे। बुलियन के लिए हम पूरा बुलियन लिखेंगे। बिल्कुल सही। और यही सारी चीजें। तो मैं देखता हूँ इसकी अगर टाइप्स भी हमें अगर कुछ, या आमिर भाई आप देखें टाइप्स की जो ये जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए तो प्लीज़ कहीं सेंड कर दो ताकि ये सब प्लेस आ जाए। हाँ, नॉर्मली तीन तीन टाइप्स तो नॉर्मली बहुत ज्यादा चलती है। बुलियन है, स्ट्रिंग है और इंटीजर है। इसके अलावा आपने जिस तरह अभी एक स्टूडेंट की टाइप बनाई खुद से, कि वो फिर आप अपनी खुद की टाइप्स बनाते हैं और उसको यूज बिल्कुल करते सही। हैं। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ हो गया। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, बाद में इसको कर देंगे। हो जाता तो यार ज़्यादा बेहतर होता है। चलें जी, यहाँ अब तक हमने सर्वर वाला काम कंप्लीट कर लिया। आप सर्वर को, अच्छा आप करना है कि आपने ये सर्वर कभी भी आपने बंद नहीं करना। अगर आपने बंद कर दिया तो आप क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए आप इसको एक और टैब पे खोलें और अब चलते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर जो कि हमारे पास क्लाइंट ऐप है। शान स्टार्ट करते हैं तो ये इतने चलेगी, तो इतने हम ग्राफकल का जो क्लाइंट साइट वाला काम है वो चीज़ इतने देखते हैं। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पर। वापस से फॉलो सर्वर पे क्लिक करते हैं और ये बाय डिफॉल्ट हमें रिएक्ट की एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन देता है, तो इस चीज़ को देखते हैं भाई। गेटिंग स्टार्टेड।
तो ये क्या कह रहा है भाई, आपने पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी है। रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने के बाद सिंपल एक अदद ये कमांड चला देंगे। ठीक है, मैं इसका लिंक भी आपको यहाँ पर दे देता हूँ। वैसे आपको पता है मैं कहाँ किस तरीके से इस तक पहुँचा हूँ। तो सिंपल एक अदद ये कमांड आपने चलानी है। अच्छा, मैं ये ऑलरेडी चला चुका हूँ और ये सिंपल एक प्लेन रिएक्ट की एप्लीकेशन में बनाई थी और इंस्टॉलेशन बस मैं करके रख चुका हूँ, जो कि ये अपोलो क्लाइंट की है और ये ग्राफक्यूएल। ये दो चीज़ें ये अपने पास खुद से लेके आएगा। बस आप सिंपल से ये दो कमांड, ये कमांड चलाएंगे, जो कि हमारे पास होगी ये वाली। ये आप चलाएंगे तो आपके पास ग्राफक्यूएल का सेटअप हो जाएगा। अच्छा, क्या है किस तरीके से, आप प्लीज़ ये चीज़ इस चीज़ को पढ़िएगा। अब इसके अंदर क्या है कि भाई आपको एक अदद ग्राफक्यूएल का कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्फ़िग बनाना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करते हैं। यहाँ सोर्स के अंदर एक अदद फोल्डर बनाते हैं भाई कॉन्फ़िग के नाम से, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें एक अदद फोल्डर में करनी चाहिए। और GQL अंडरस्कोर कॉन्फ़िग के नाम से बना देते हैं फाइल, और यहाँ पे ये चीज़ उठाकर पेस्ट करना है। ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल असल में आपके पास वहाँ से होगा जो कि आपने, जहाँ पे आपका सर्वर चल रहा होगा। अभी हमारे पास जो सर्वर है वो चल रहा है जी 4000 के ऊपर। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को 4000 लिखना पड़ेगा। http:// लोकल होस्ट कोलन 4000। और इस क्लाइंट का जो सेटअप है उसको हम एक्सपोर्ट फाइंड कर देते हैं ताकि हम उसको वहाँ पर यूज़ कर सकें। अब हम आते हैं जी आप जी इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें हटाते हैं और एक अदद इंपोर्ट करते हैं जी क्लाइंट। कॉन्फ़िग में क्या था, GQL कॉन्फ़िग, और इससे हमें मिलेगा एक अदद क्लाइंट। ये क्लाइंट के नाम से हमने उसको वहाँ पे किया था। अब क्योंकि हमें देखा था, हमने जिस तरीके से पहले पढ़ा था कि भाई रिएक्ट फोक्स के अंदर हमें जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई में एक प्रोवाइडर मिलता था, इसी तरीके से हमारे पास, क्योंकि वो प्रोवाइडर ओवरऑल एप्लीकेशन में क्या करता था कि आपकी उस वैल्यू को अवेलेबल करता था, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक अदद प्रोवाइडर या अपोलो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। तो इसको आप अपने रूट कंपोनेंट के अंदर आप इसको कॉल करके लगाएंगे यहाँ पर। और इसको यूज़ इस तरह से करना है कि भाई सिंपल ठीक है। और ये जो क्लाइंट है, ये चीज़ असल में देखिए हमारे पास जो एक अदद जो कॉन्टेक्स्ट सीपीआई के अंदर था उसमें हमारे पास एक अलग से प्रॉप मिलता था वैल्यू का। इसके अंदर हमें क्लाइंट का लाजमी तौर पे एक अदद प्रॉप चाहिए जिसको पास करना है। और वो प्रॉप क्या होगा, वो असल में ग्राफक्यूएल का ऑब्जेक्ट होगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट होगा, कि जहाँ से आपने सेटअप के अपने सर्वर के सेटअप को ज्वाइन किया हुआ होगा। तो प्लेन इस तरीके से फिर आपकी एप्लीकेशन। अच्छा, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करें तो क्या होगा, कॉन्स्ट, चलो एक ही बात है, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा कोई एरर भी नहीं है। और ये इमेज कहाँ गई, ये दूसरी इसको हटा देते हैं। और प्लेन ऐसे ही हमारे पास एक चीज़ बन चुकी है। अब एक अदद हम बनाते हैं भाई कंपोनेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा सही काम करना चाहिए। और ये जो ऐप की जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें उठा के हम ले जाते हैं कंपोनेंट्स के फोल्डर में। और इंडेक्स के इसके अंदर भी नाम चेंज कर देते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर अच्छा वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा साफ सुथरा काम करने के लिए कंपोनेंट्स का फोल्डर हमने वहाँ पर बना दिया। अब इसके अंदर एक और फाइल बनाते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स डॉट जेएस। और ये क्या कर रहा होगा, सिंपल ग्राफक्यूएल से स्टूडेंट्स का डेटा लेके आ रहा होगा, जो कि हमारा सर्वर है, जो कि बिल्कुल एक अलग फोल्डर है, वहाँ से डेटा हमारे पास यहाँ पे लाके शो कर रहा होगा। तो एक प्लेन फंक्शन बनाते हैं, इन सबको हटा देते हैं, इन सब की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स का, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। प्लेन फंक्शन हमारे पास यहाँ पर बन गया। और यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं भाई, स्टूडेंट लिस्ट के नाम से बना देते हैं। ठीक है, एक मेन फंक्शन बनाया, बिना वजह कॉपी किया, लगे कुछ खास चीज़ है नहीं, हम खुद भी लग सकते थे। और इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट। और यहाँ पर हम स्टूडेंट का कंपोनेंट कॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अब स्टूडेंट लिस्ट की कंपोनेंट कॉल हो गया। नथिंग, मैं सीधे सिर्फ एक चाइल्ड ने या पेरेंट ने एक अदर चाइल्ड को रन रखिए। अब यहाँ से हमें ग्राफक्यूएल से हमें चीज़ें लेके आनी है। तो ग्राफक्यूएल से क्या से आएगा चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि एक अदर क्यूरी चाहिए होगा, जो कि वो इस तरीके से क्यूरी कर रहा होगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको आप शो कर रहे होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, उसके लिए हमारे पास ये रहा, यूज़ क्यूरी का एक अदर को यूज़ करेंगे आप सबसे पहले। और इसी को कॉपी करते हैं, फिर इसी को हम सेट कर लेंगे। एक्सचेंज रेट्स है, इसका नाम हम लेट्स सपोज कर देते हैं भाई गेट स्टूडेंट्स। और क्यूरी क्या होगी, गेट ऑल स्टूडेंट्स के नाम से। वैसे नेम क्यूरी, क्यूरी का आप नाम नहीं भी रखना चाहें तो भी इट डजेंट मैटर। और ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक अदद क्यूरी कर रहा है। और वो क्यूरी किस नाम से हमने बनाई थी, वो हमने बनाई थी यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम से। और वो क्या चीज़ रिटर्न कर रही थी, ये चीज़ें रिटर्न कर रही थी। तो हम इसको कर लेते हैं भाई, स्टूडेंट्स के नाम से हमने किया, और ये चीज़ रिटर्न कर रहा है भाई अभी फ़िलहाल सिर्फ है। अब ये चीज़ तो हो गया, ग्राफक्यूएल वैसे क्यूरी बन गई, हमारे पास क्लाइंट स्कीमा बन गया। अब इसको कॉल कैसे करें, उसको कॉल इस तरीके से करना है भाई कि यूज़ क्यूरी का फंक्शन कॉल करेंगे, और ये तीन चीज़ें रिटर्न करेंगे, ये जो यूज़ क्यूरी था। और गेट स्टूडेंट्स वाली चीज़ हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, सिंपल। और ये जो एक और चीज़ जो प्रोवाइड करता है कि भाई ये लोडिंग स्टेटमेंट किस तरीके से होगी, तो ये चीज़ बूलियन रिटर्न करता है कि अगर आपके पास डेटा अभी चल रहा होगा तो ये बूलियन ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। इनके अगर लोडिंग है तो रिटर्न कर दो भाई लोडिंग। और अगर एरर है रिटर्न कर दो भाई एरर। भाई हम उसको देखना नहीं चाहते भाई क्या एरर है। लेकिन अगर कुछ पे नहीं है तो मुझे भाई ये दिखाओ तो सही कि डेटा फिर आया क्या है फिर फाइनली, तो देखते हैं भाई।
रिफ्रेश किया और भाई इसने ये चीज़ हमें रिटर्न कर दी। स्टूडेंट्स की एरे आई और स्टूडेंट्स की एरे आ रही है। ठीक है, एरे के अंदर हमारे पास हमने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नेम रिक्वेस्ट किए थे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर नेम ही आ रहे हैं। वाओ अमेजिंग। यानी कि जब भी हमें वो चीज़ मिलेगी वो हमें स्टूडेंट्स की स्ट्रक्चर में मिलेगी। तो हम क्यों ना इसको इस तरीके से कर लें, कॉन्स्ट बी स्ट्रक्चर कर लें डेटा। ठीक है जी, और डेटा हमारे पास आ गया। अच्छा ये आप चेस आया हमारे पास और ये आ गया एक अदद डेटा। एक चीज़ जो हमें करनी है भाई, हमने एक चीज़ गलत कर दी है। वो क्या कर दी है कि क्योंकि ये एक अदद नहीं सही किया। अब क्या करना है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनका अब हमें लिस्ट राइट डाउन करता है। तो लेट्स सपोज टेबल बना देते हैं भाई, टेबल के अंदर ही आ जाएगी। इतने सारे डेस्क की जरूरत नहीं है। और टेबल की स्पेलिंग भाई स्टूडेंट्स डॉट मैप और यहाँ पे क्या चीज़ आएंगी भाई, एक अदद स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा। और ये क्या चीज़ रिटर्न कर रहा होगा, ये रिटर्न कर रहा होगा जी एक अदद पी आर। और पी आर के अंदर होगा एक अदद टी डी। और यहाँ पर होगा जी स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट नेम। चलाते हैं भाई क्या होता है। वाओ अमेजिंग। तो हमारे पास भाई पहले लोडिंग आई दिखे क्योंकि वो लोड हुआ और हमारे पास फाइनली यहाँ पर डेटा आ गया। अच्छा यहाँ पर एक स्टूडेंट लिस्ट लिख देते हैं। हमारे पास डेटा यहाँ पर मौजूद हो जाए। अगर अब हमें तो भाई हमें अब ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ चाहिए कि भाई अब हमें नेम भी चाहिए क्योंकि सर्वर तो हमारा बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करा। अब ये हमारी मर्जी है कि हम क्लाइंट पे क्या चीज़ मंगवाना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ भाई एच पी आए और या ईमेल आए तो ईमेल भी आ जाएगी भाई। आपको एक अदद और टी डी लिखना पड़ेगा, उसके अंदर लिखना पड़ेगा जी ईमेल, तो ईमेल भी आ जाएगी। अच्छा टेबल के अंदर क्या होता था, बॉर्डर इक्वल्स टू ताकि एक बॉक्स बन जाए। तो हमारे पास जो भी डेटा आप मंगवाना चाहते हैं, आप सारा डेटा मंगवाना चाहते हैं तो एक अदद यहाँ पे की लगेगी क्योंकि हमारे पास कंसोल में एरर आ रहा होगा। आईडी भी मंगवा लेते हैं और सारा चीज़ मंगवा लेते हैं आप क्योंकि आपकी अपनी मर्जी। और क्या था हमारे पास, एच था, एच भी मंगवा लेते हैं। hcv.id नेम ईमेल और एच। हमारे पास यहाँ पर जी एच भी आ गई। अगर आप हेडिंग लगाना चाहें यहाँ पर तो आप एक अदद हेडिंग भी लगा सकते हैं, पी आर पी एच। मौसम कर्ली ब्रेसेस ऊपर थैंक यू। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हम करेंगे भाई नेम आ गया और एज आ गया और ईमेल आ गया। तो ये तीन चीज़ें आपके पास यहाँ पर मौजूद हो गई।
अगर आप इसकी, ये तो मैं ऐसे भी एस्टिमेट से दे रहा हूँ, वैसे तो आपको खूबसूरत से बनाना चाहिए ताकि आपके पास चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो एरर देखते हैं अभी क्या है। अच्छा वो टेबल है, टेबल फुटर मांग रहा है तो इसको दे देते हैं भाई। हालांकि क्योंकि ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं। और की बॉडी दे देते हैं। मैंने भी ये चीज नोट किया है कि अब ये एरर देना शुरू करता है अगर आप टी हेड और टी बॉडी ना दे। पहले तो कभी नहीं देता था बट ये मेरे ख्याल से लेंथ का एरर है, क्योंकि आपके पास वो तो नहीं होता सेंटेंस होता, यही ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, लेकिन जो वो रियल का ग्राफर जो में तो लेंथ एरर है ना वो उन्होंने अपडेट कर दिया शायद। हाँ ऐसे कुछ है। तो फाइनली जी हमारे पास ग्राफक्यूएल का डेटा आ गया। अच्छा एक चीज़ आपने काम करना है कि देखें सर्वर आपने चलता रहने देना है। अगर मैं सर्वर को स्टॉप कर दूं और अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूं तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों? नेटवर्क में चलते हैं। वो कह रहे भाई जो लोकल होस्ट 404 की जो 4000 की एरर थी वो चीज़ हमारे पास इसको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आपने कनेक्शन को ब्रेक कर दिया, ये चीज़ वहाँ पर पास ही नहीं हुई है। तो आपने हमेशा हमेशा ये चीज़ मेक श्योर करना है कि आपका जो सर्वर है वो हमेशा का हमेशा चलता रहे। अब मैं इसको चलाया और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। और फाइनली यहाँ पर हमने प्लेन सिंपल सा स्टूडेंट की क्लाइंट साइड स्कीमा और फ्रंट एंड जो बैकएंड स्कीमा दोनों को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने दोनों एप्लीकेशंस अपने पास बिल्डअप कर लिए। आमिर भाई यहाँ तक कोई सवाल? नहीं, बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत ही आला तरीके से आपने सिखाया। एक बहुत खूबसूरत सवाल आया है, मैं उसको लेना चाहूंगा और उसको जवाब देते हैं हम कि हाउ टू गेट अ स्पेसिफिक और कंडीशनल डेटा। अब उसका इशू ये है जनाब वसीम साहब कि देखें डेटा तो वहां से जो भेजा गया वो मिलेगा। क्वेरी लैंग्वेज नॉर्मली डेटा को कम या ज्यादा नहीं कर सकती। जहां वो रिक्वेस्ट लेके जाती है, यानी क्लाइंट जब सर्वर पे रिक्वेस्ट लेके जाता है, अब सर्वर पे डिपेंड करता है कि वो क्या डेटा देता है। जो वो देगा वो लेके आ जाएगा। यानी अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक और कंडीशनल डेटा आपको मंगाना है तो आपने सर्वर पे बताना होगा कि भाई ये कंडीशन के साथ डेटा आपको भेजा जाए। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आपने जो सर्वर साइड पे स्क्रिप्टिंग लिखी थी उसमें आपने रिटर्न कराया था, एक आपने वो बनाया था, रिजॉल्वर बनाया था। उस रिजॉल्वर पे आपने बताया था कि भाई स्टूडेंट पे जब भी कॉल आए तो एक फंक्शन कॉल हो जो सिर्फ और सिर्फ ये काम करे कि पूरा पूरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे। आप उस ये फंक्शन को बड़ा सा बना लें। ये एग्जैक्टली लाइन नंबर 26। इस फंक्शन में आप कोई बिल्कुल लंबी चौड़ी कोई बिजनेस लॉजिक लगा लें, कोई कंडीशंस लगा लें, वो कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राफ क्यूएल, आप मिसाल है आप चाहते हैं कि यार एक आईडी भेजी जाए, सिर्फ उस आईडी का डेटा मुझे मिल जाए, तो वो भी पॉसिबल है। जब आप क्वेरी करते हैं तो आप म्यूट, जहाँ पे आपने क्वेरी को डिफाइन किया है वहाँ पे आप बताते हैं कि भाई ये क्वेरी डेटा लेके, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट भी साथ लेके आएगी। जब वो आर्ग्यूमेंट साथ आएगा तो आपको इस फंक्शन में, जो रिजॉल्वर का फंक्शन है, उसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट मिलेगा और वो उसको आप यूज करते हुए सिर्फ वही डेटा भेज सकते हैं क्लाइंट साइड पे जो आपको भेजना हो। तो वो देखते हैं अगली क्लास में, अगर मजीद कोई इसको और डिटेल में गए तो उसको हम कंडीशनल किस तरह एक आर्ग्यूमेंट भेजा जाए, कोई पैरामीटर भेजा जाए नहीं, और उसके इंशाल्लाह आगे बिल्कुल देखेंगे, म्यूटेशन सब हम पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह बिल्कुल देखेंगे। हाँ, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम डेटा क्लाइंट से उधर भेजते हैं और उस बेस पे हमें कोई रिस्पॉन्ड मिलता है। तो उसमें वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी कि आप स्पेसिफिक डेटा भेजोगे और उसकी बेस पे, उस कंडीशन के बेस पे आपको स्पेसिफिक डेटा आएगा। तो दिस विल वी विल लर्न इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह। तो ये मैंने जी अपना काम कमिट कर दिया एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन माय दिस ओल्ड रेपो। और इसकी आज ब्रांच है सेशन 21, जो कि हमारे सेशन से नाम से रिलेट होती है। तो यहाँ तक ही फिर इंशाल्लाह आपसे ज़्यादा चाहेंगे आप इसको प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। क्योंकि देखें ये मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ पहली क्यूरी बनाने में आपको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा जितना मुझे आज लगा। लेकिन जब आप दूसरा तीसरा बनाना शुरू करेंगे तो आपने सिंपल अपने ही कोड को उठा के साथ कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग मच।
क्योंकि अब कॉन्फ़िग तो हो चुकी है, सिंपल अपने पास क्यूरी उठा के कॉपी पेस्ट करना है और सारी चीज़ें वैसे ही आपके पास मौजूद हो जाएगी। तो इसके अलावा आमिर भाई जाते वक्त आप कुछ कहना चाहेंगे? आमिर भाई यू आर हाँ म्यूट हो गया, सॉरी। बस ये कहूंगा कि प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आइए, फिर जब कोई एप्लीकेशन हम बनाएंगे या जो भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे ग्राफक्यूएल से रिलेटेड, तो वो कुछ बेहतर तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। पहले अगर कुछ बगैर पढ़े आ गए तो फिर वो चीज़ समझ में उस वक्त नहीं आती, जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता। तो बहरहाल कुछ कोशिश कीजिए पढ़ के आइए, भले समझ में आए, जब यहाँ रिपीट होगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास ये जो ग्राफक्यूएल के जो एंड पॉइंट रहता है वो बिल्कुल एक ही एंड पॉइंट से आपके पास सारा एक्सपोज होता है। तो लेकिन ये जो बात है ये हमने आज पढ़ी पजल वाली करी है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह बिल्कुल। और फिर इंशाल्लाह इसी को हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।